आज 1 सितंबर है और आज ही के दिन 1994 में खटीमा में गोलियां चली थी निहत्थे आंदोलनकारियों पर एक शांति जुलूस के ऊपर। उत्तराखंड आंदोलन अपने चरम पर था 1994 में। अगस्त का महीना 2 अगस्त 1994 को इंद्रमणि बडोनी और उत्तराखंड क्रांति दल के कुछ और नेता पौड़ी में धरने पर बैठे थे अलग राज्य की मांग को लेकर। जब छात्र आंदोलन को आंदोलित थे और सरकार नहीं सुन रही थी, तो ये सोचा गया कि अगर इस समय अलग राज्य के आंदोलन को तेज किया जाए, तो अगर राज्य बन जाएगा तो जो आरक्षण का मुद्दा है वो हम खुद तय कर लेंगे और अपनी जो किस्मत है उसका निर्णय हम खुद, हमारे हाथ में होगा कि हमें क्या करना है। तो इसी बात को लेके, इसी मांग को लेके, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश सरकार थी, तो उस सरकार के खिलाफ पौड़ी में उत्तराखंड क्रांति दल के जो लोग थे, इंद्रमणि बडोनी के नेतृत्व में धरने पर बैठ गए और 8 तारीख को उन्हें जबरदस्ती वहां से उठाया गया और मुजफ्फरनगर जेल में डाल दिया। उसके बाद पूरा उत्तराखंड आंदोलित हो गया, क्योंकि छात्र आंदोलन तो चल ही रहा था पहले ही। वो थी, लोगों में असंतोष तो था ही, अलग राज्य को लेके मूवमेंट चल ही रहा था। तो ये सारे एक ऐसा एक सहयोग बना कि सारे लोग आंदोलित हो उठे और 16 अगस्त को दिल्ली में जो उत्तराखंड क्रांति दल की इकाई थी उसने जंतर मंतर पर 16 अगस्त से एक अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया था। और उस धरने के चलते तो प्रवासी लोगों को एक केंद्र में लिया था और वो वहां पर आकर अपने जो विचार हैं वो वहां पर शेयर करते और जो भी उनसे सहयोग बन पाता या सहयोग का जो आश्वासन होता वो देते और अपने विचारों को शेयर करते। और 31 अगस्त को ये तय हुआ कि 31 अगस्त को एक रैली निकाली जाए गृह मंत्री जो मंत्रालय है, गृह मंत्री है, उसके निवास के लिए। और जंतर मंतर से एक विशाल रैली 31 अगस्त को तत्कालीन गृह मंत्री के निवास की तरफ बढ़ी। रैली अभी कुछ ही 100 मीटर दूर गई थी, उस पर जबरदस्त लाठीचार्ज पुलिस ने कर दिया। पुलिस की बर्बरता का परिणाम ये हुआ कि दर्जनों आंदोलनकारी उसमें घायल हो गए, किसी के हाथ टूटे, किसी के पांव टूटे, किसी का सर फूटा और बुरा हाल रहा। और वो आसपास जो उसके जंतर मंतर के आसपास के जो नजदीकी अस्पताल थे उनमें उनको भर्ती कराया गया। और ये खबर जब उत्तराखंड में पहुंची तो इसने आग में घी का काम किया और लोग खटीमा में, आंदोलन तो पहले चल ही रहा था, तो लोग खटीमा में इकट्ठे हुए और उन्होंने एक सभा का आयोजन किया। और उसके बाद उनका इरादा था कि शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जाए और पुलिस बर्बरता के विरोध में, और वो काम उन्होंने किया। परंतु वहां पर पुलिस ने लाठियां ही नहीं चलाई, वहां पर निहत्थे और शांत आंदोलनकारियों पर फायरिंग भी कर दी। और परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे, सैकड़ों, बताते हैं 165 या उससे ज्यादा आंदोलनकारी जो आंकड़े हैं, परंतु उससे कई ज्यादा, क्योंकि छोटी मोटी जो चोट होती है, हल्का जो घायल होते हैं वो स्वतः ही निकल लेते हैं। परंतु जो ऑफिशियल आंकड़े हैं उसके अनुसार 165 आंदोलनकारी घायल हुए। और एक पत्र ने तो लिखा था उस समय कि करीब 12 आंदोलनकारी मारे गए। और उसके बाद जो छन छन की खबरें आई, बाद में बताया कि 8 आंदोलनकारी मारे, जिसमें 7 की शिनाख्त हुई और 8वें की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई, ये बताया जाता है। और उसी उसके परिणाम स्वरूप दूसरे दिन मसूरी में भी आंदोलन और उग्र हुआ और वहां भी गोलियां चली। वहां 2 महिला आंदोलनकारियों के साथ भी आधे दर्जन करीब आंदोलनकारी पुलिस गोली के शिकार हुए। और तब से ये आंदोलन यही नहीं रुका। 2 अक्टूबर का केस हुआ, 2 अक्टूबर के बाद 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर के बाद शीलन टापू, ऐसे केस होते रहे। और उत्तराखंड आंदोलन को दबाने के लिए, उत्तराखंड आंदोलन को दमन करने के लिए बहुत कोशिशें हुई, महिलाओं के साथ ज्यादतियां हुई, वो किसी से छुपा नहीं है। परंतु आज का दिन राज्य बन गया, राज्य भी आधा अधूरा बना। जो उत्तराखंड के शहीदों का जो सपना था, क्योंकि आज शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि वो होगी कि हम उनके जो सपने थे, जो वो सोचते थे, उसके अनुसार उत्तराखंड बनाए। परंतु आज आधा अधूरा उत्तराखंड है। और जो लोग सत्ता में आ रहे हैं वो अपने पार्टी का बचाव करने में लगे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उन्हीं की सरकारों ने, केंद्र में उन्हीं की सरकारों ने उत्तराखंड के जो पुनर्गठन विधेयक आया उस पर 26 संशोधन उत्तर प्रदेश सरकार ने किए। और उसके बाद जब केंद्र में आया तो उसने 3 और संशोधन करके 29 संशोधन किए, जिससे उत्तराखंड विरोधी संशोधन थे। और जिससे उत्तराखंड के सारे जो हक हकूक थे, या जो जितने भी वहां पर परियोजनाएं चल रही थी, जितना भी विकास वहां पर किया गया था, उनको सबका अधिकार उत्तराखंड से छीन लिया गया। और आज उत्तराखंड हमारे सामने है। तो आज जब हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आज जब हम अपने शहीदों को याद कर रहे हैं,
बड़े-बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमें ये कसम भी उठानी पड़ेगी, हमें ये सौगंध भी खानी पड़ेगी कि जो आपका सपना था, जिस सपनों का उत्तराखंड आपने देखा था, हम उस उत्तराखंड को बनाएँगे। गैरसैंण राजधानी एक आम वो थी, जो जनमत हुआ उसमें करीब 67% से भी ज़्यादा लोगों ने गैरसैंण राजधानी की बात स्वीकारी थी। परंतु आज भी तराई के धन्नासेठों के दबाव में, कुछ माफियों के दबाव में, जो इन पार्टियों को चंदा देते हैं, जो इन पार्टियों की दुकानों को चलाते हैं, उनके दबाव में देहरादून में राजधानी है। तो राजधानी किसी के राजनीतिक पार्टियों के दबाव में राजधानी देहरादून नहीं है। राजधानी देहरादून केवल और केवल माफियों, पूंजीपतियों, उन धन्नासेठों के दबाव में है जो जिनके साथ इसलिए चंदा लेते हैं, उनको धंधा देते हैं, ये कारोबार चलता है। और जिस मकसद से राज्य लिया गया था, वो आज जहाँ का तहाँ पड़ा है। उस राज्य की हालत पहले से भी बदतर होगी, क्योंकि जब राज्य नहीं बना था, तो लोग संघर्ष करते थे और उनको एक उम्मीद थी राज्य बनेगा, तो हम अपना जो निर्णय है, अपने जो हित अहितों का फैसला हम खुद करेंगे। जो सही गलत का निर्णय हम खुद करेंगे। पहाड़ के लिए क्या सही है, पहाड़ी राज्य के लिए क्या गलत है, हम खुद तय करेंगे। परंतु हुआ क्या, जब राज्य बना तो राज्य के अपने कोई कानून नहीं बने। वो उत्तर प्रदेश के कानूनों की कॉपियां करने लगा। जो कानून उत्तर प्रदेश में लागू थे, वही सारे कानून एज इट इज उत्तराखंड में लागू हो गए। केवल संसाधन हमारे छीन दिए गए और केवल एक भूखंड हमें दिया गया और उसका नाम रखा गया उत्तरांचल उस समय। और वो तो उस समय लग ही गया था कि हमारे सारे अंचल तो उतार ही दिए हैं, सारे अधिकार छीन दिए हैं। और देहरादून अस्थायी राजधानी, यानी राजधानी अस्थायी थी, राज्य का सारा संसाधन छीन लिए, सब कुछ लूट लिए गए और नाम रख दिया उत्तरांचल। उसके बाद राज्य का नाम उत्तराखंड तो कर दिया। और एक राजनीतिक पैंतरेबाजी होती है, नाम बदलने में क्या जाता है, क्या लगता है नाम बदलने में, लोगों की भावनाएं हैं, भावनाओं से खेलना है। परंतु जो करना था, एक तो हमारे संसाधनों का अधिकार हमें मिलना था, हमारी जमीन का अधिकार हमें चाहिए था, हमारी पानी का अधिकार हमें चाहिए था, हमारी जो वहाँ पर परियोजनाएं चल रही थी उनका अधिकार हमें चाहिए था। जब हमारी टिहरी डैम हमारे कई गाँव को डुबोने के बाद बनाया गया, हमारे लोगों को शिफ्ट करने के बाद बनाया गया, आज जो वो बिजली पैदा करती है वो हमें नहीं मिलती है, हमें खरीदनी पड़ती है। ऐसी ही अन्य परियोजनाएं जो हमारे भूभाग पर बने हैं। तो जो हमारी वर्तमान सरकार है, उत्तराखंड बनने के बाद भी जो सरकारें हैं, वो भी इस मुद्दे को नहीं उठा पाई, इस मुद्दे को उठाने में नाकाम रही, जिसका कारण उनका केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में, क्योंकि वो राष्ट्रीय दलों से जुड़े हुए लोगों की सरकारें रही। और उसकी वजह से वो अब इस मुद्दे को समझते हुए अच्छी तरह जानते हैं कि ये गलत हो रहा है, परंतु वो नहीं उठा पा रहे। आज उत्तराखंड में एक तरफ जहाँ खटीमा में और उत्तराखंड के विभिन्न जगहों पर देश और विदेश में जितने भी कृतज्ञ उत्तराखंडी हैं, जितने भी जागरूक उत्तराखंडी हैं, वो उन शहीदों को याद कर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। उनको वो श्रद्धांजलि देकर उनकी जो शहीद स्मारक है या उनकी प्रतिमाएं हैं, उन पर पुष्प अर्पित करके उनको सम्मानित करें, उन्हें याद कर रहे हैं। परंतु हमें उनकी याद और उनका सम्मान तभी होगा जब उनका सपनों का उत्तराखंड मिलेगा। उनको उनके जो हम कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, वो कृतज्ञता तभी साकार होगी जब जो सपनों का उत्तराखंड देखा था वो बनेगा। और वो क्या देखा था, वो किसी से छुपा नहीं है। आज छोटे-छोटे जेलों की बात होती थी, छोटे-छोटे कमिश्नरियों की बात होती थी और अपने जल, जंगल, छोटी-छोटी पनबिजली योजनाओं की बात होती थी, आयुष प्रदेश की बात होती थी, ऊर्जा प्रदेश की बात होती थी। सोचते थे हर गाँव में, हर गधेरे में छोटी-छोटी पनबिजली योजनाएँ होंगी, हर गाँव अपनी बिजली खुद पैदा करेगा, हर गाँव में अच्छे-अच्छे बाग, बगीचे, हर वर्ष की खेती होगी, जंगल होंगे, वहाँ से खुद वो जंगलों को बचाएँगे और वहाँ से जो निकलेगा, हर वर्ष निकलेंगे जो जड़ी-बूटियाँ निकलेंगी, उससे अपनी आजीविका चलाएँगे। वो सारे सपने धरे के धरे रह गए। सोचा था वहाँ की कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देंगे, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देंगे, जो वो वहाँ की जो पौराणिक धरोहर है, उसको हम बढ़ावा देंगे, ताकि एक हमें उनको एक तो सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दूसरा जो अपना वहाँ का जो चलते हुए पुराने चले आ रहे हैं उद्योग धंधे हैं, कारोबार है, जो शिल्प वहाँ के शिल्पी हैं, जो करते हैं उस काम को, अगर उसको बढ़ावा देंगे, तो उसके लिए वही मार्केट बहुत है। उनको बाहर मार्केट में भी जाने की ज़रूरत नहीं थी, परंतु सोचा था उसको डेवलप करेंगे। सोचा था कि मधुमक्खी पालन, पशुपालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, मछली पालन और जो वहाँ के हिसाब से हो सकता था बेहतर, वो करने की सोची थी। डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने की एक सोच थी। ये सोच थी कि जब हम राज्य बनेगा तो राज्य के जो पहला कोशिश होगी कि राज्य में जो परंपरागत सिस्टम है उसको मजबूत किया जाएगा और ताकि लोगों को हमें एक प्रशिक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस चीज को लोग जानते हैं अच्छी तरह, उसी चीज को सपोर्ट किया जाएगा, उसी चीज को मदद देके उन्हें तेजी लाई जाएगी। जैसे पैदावार में तेजी लाई जाएगी, पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए उस पर काम किया जाएगा। लोगों का रुझान खेती पर बढ़े उस पर काम किया जाएगा, पशुपालन पर बढ़े उस पर काम किया जाएगा, जंगलों के प्रति लोगों को प्रति बढ़े उस पर, बागवानी पर बढ़े और क्षेत्रीय विपणन पर बढ़े। इन सारी चीजों पर काम होगा राज्य बनते ही। और ये सोचा गया था
और छोटे-छोटे राज्य होंगे और जो वो होगी सत्ता की बागडोर, वो नौकरशाही से हटकर जनता के हाथों में आएगी। ये राज्य बनाने का सपना था, पर सपना धरा का धरा रह गया। आज वो भू कानून को लेके, गैरसैंण राजधानी को लेके और मूल निवास को लेके आंदोलन कर रहे हैं और काफ़ी जो हमारे उत्तराखंडी भाई लोग हैं, वहाँ के जागरूक लोग हैं, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सपना था शहीदों का उसको साकार करने हम करेंगे, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आज भी, आज के दिन हज़ारों की संख्या में लोग गैरसैंण में इकट्ठा हुए हैं और भू कानून की बात कर रहे हैं। कल उन्होंने कोशिश की कि वो विधानसभा तक जाएँ और वहाँ पर जो विधानसभा का जो स्टाफ है, जो लोग होंगे उनको ज्ञापन दें कि हमारी राजधानी, स्थायी राजधानी गैरसैंण किया जाए। भू कानून की बात का ज्ञापन उन्हें दें और मूल निवास से जुड़ा ज्ञापन दें, तो उन्हें देवलीखाल में बताया जा रहा है कि रोका गया, पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दिया। तो ये जब राज्य बना था ये सोचा नहीं था, सोचा था कि पुलिस वाला भी अपना भाई होगा, मंत्री भी अपना भाई होगा, मुख्यमंत्री भी अपना भाई होगा, डीएम भी अपना भाई होगा, एसडीएम भी अपना भाई होगा, सारे लोग हम ही तो होंगे और हम ही होंगे तो इस राज्य की बेहतरी के लिए परिवार हमारा होगा और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए सब मिलजुल के काम करेंगे। परंतु परिवार में कुछ ऐसे लोग आ गए जो बाहरी लोगों के हाथों खेल रहे हैं और हमारे परिवार को तोड़ कर बर्बाद कर रहे हैं और इस घर की जो स्थायी जो अचल संपत्ति है, जो चल संपत्ति है, उनको उनके हाथों से लुटवा रहे हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात होती है उन लोगों के लिए जो जिन्होंने ये आंदोलन को लड़ा, इस आंदोलन के पीछे अपनी पूरी जिंदगी, अपनी जो पूरी जवानी दे दी। तो मैं एक बार यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ सब लोगों से, जिस आप सब लोगों से जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये आप लोगों की जिम्मेदारी। क्या आपको लगता नहीं है कि ये आपकी जिम्मेदारी है? क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए? अगर राज्य मिला तो किस लिए राज्य लिया गया? केवल इसलिए लिया कि एक अलग हमारी पहचान हो जाए कि अब हमको उत्तर प्रदेश वाला नहीं, पहाड़ी नहीं कहेंगे, गढ़वाली नहीं कहेंगे, कुमाऊनी नहीं कहेंगे, अब हमें उत्तराखंडी कहेंगे। क्या इसीलिए हमने राज्य लिया था? क्या हमने इसीलिए राज्य लिया था कि वो उत्तर प्रदेश के सीमा पर देहरादून में राजधानी रहेगी और हमारे एमएलए जो चुन के आएंगे पहाड़ों से भी वो भी वहाँ बसना शुरू कर देंगे? ये हमें सबको, जितने भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मित्रों कि आप लोगों को ये सोचना है क्या हमने राज्य इसलिए लिया था कि हमारे लोग आके नीचे तराई में बसना शुरू कर दें, अपने जमीन को बंजर कर दें? आज हालात ये हो रही है कि चकबंदी के ऊपर एक सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी अचल संपत्ति थी और जब राज्य बना बना था तो आंदोलन में यही कल्पना थी कि हमारे पास हमारी जमीनों का एक और जो एवरेज है पर व्यक्ति वो बहुत अच्छा है, पानी बहुत अच्छा हमारे पास है मात्रा में और जंगल की मात्रा हमारे पास बहुत है, जो भू संपदा है हमारे पास, जो वन संपदा है, जो जल संपदा है, इसके अलावा जो खनिज है वो हमारे पास प्रचुर है। हमारे पास पहाड़ की संपदा बहुत है, हमारे पास तराई के मैदान बहुत थे। एक बहुत ही संतुलित और समृद्ध राज्य की एक जो कल्पना शहीदों ने की थी उसको केवल पिरोने की जरूरत थी। हमें अपनी केवल जमीनी जो ताकत थी उसको बढ़ाना था, हमारे पास जो जल की ताकत थी उसका सही नियोजन और उसको बढ़ाना था, हमारे पास जो जन वनों की ताकत थी उसका सही नियोजन और उसको बढ़ाना था। यही काम तो हमें करने थे राज्य बना के, अलग राज्य हम इसीलिए तो मांग रहे थे कि हम इनका बेहतर इनको इनको बेहतर करें ताकि हमारी जिंदगी बेहतर हो। आज क्या है, पूरा पहाड़ वीरान हो गया पलायन को लेकर, लगातार लोग पलायन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कभी इस चीज को समझा? बेहतरी के लिए लोग पलायन करते हैं। जिंदगी में हर आदमी चाहता है कि मेरी जिंदगी यहाँ से बेहतर हो, परंतु उत्तराखंडियों के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। वो तो बेहतरी के लिए नहीं आ रहे हैं, अपने को बचाव के लिए आ रहे हैं। उत्तराखंड में मुश्किल हो गई है उनके लिए, वहाँ पर जंगली जानवरों का आतंक हो गया है, पैदावार घट रही है, परिवारों को पालना मुश्किल हो गया वहाँ पर, इसलिए वहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। वहाँ पर माफियों का राज हो गया, आपकी जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं और उनसे लड़ते लड़ते प्रशासन में बैठे लोग जो वहाँ का मूल स्वामी है उसका साथ देने के बजाय उनका साथ दे रहे हैं। आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते परेशान हो जा रहे हैं और जो माफिया है वकील करके आप तुम चक्कर काटते रहो, तुम्हारे पास कोर्ट की फीस देने के लिए पैसे नहीं है। तो ये सारी चीज़ों की लड़ाई कहाँ से पैदा कर दी गई है हमारे साथ? हमारे साथ तो एक ऐसा एक माहौल वहाँ पर बनाया गया कि लोग वहाँ से भागे, रोज़ जंगल वहाँ जल रहे हैं, उसके लिए कोई नीति नहीं बन रही है। तो इसे बढ़ाने की बात की थी, आज नदियाँ सूख रही हैं, जल स्रोत सूख रहे हैं, उस पे कोई बात नहीं हो रही है। आज जो खेती हो रही है, बंजर हो रही है, उसके लिए कोई योजना नहीं बन रही है। लोग लगातार बात कर रहे हैं चकबंदी के ऊपर, पर चकबंदी की बात ही नहीं हो रही है, भू कानून की बात कर रहे हैं ताकि यहाँ के लोग ज़मीनें ना बेचें। वो हो ही नहीं रही है क्योंकि उनकी नज़र तो पहाड़ की ज़मीन पर है, उत्तराखंड की ज़मीनों पर है, तो भू कानून लाएँगे कैसे? क्यों लाएँगे? मूल निवास की बात हो रही है आज की डेट में, परंतु वो लोग तो मोटी पैसा कमाकर जो लोग बाहर के लोगों को नौकरियां बेच रहे हैं, अगर मूल निवास आएगा तो वहाँ के लोगों को अगर पैसे देके भी अगर नौकरियां वो देंगे तो वहाँ के लोगों के पास तो पैसा ही नहीं है, पैसा है भी तो बहुत कम पैसा है। तो ये सारे स्वार्थ के कारण ना वहाँ भू कानून आने की संभावना बढ़ रही है, ना वहाँ मूल निवास के आने की संभावना बढ़ रही है, क्योंकि जो ये निर्णय जिनको करना है वो लोग ऐसे आ गए हैं जिन्हें भूख है पैसे की और कुछ नहीं। उन्हें नहीं दिख रहा है कि हमारा पहाड़ बर्बाद हो रहा है, उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है, आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा।
यहाँ पर हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है। हम पराये हो जाएँगे, यहाँ पर हमारे लोग पराये हो जाएँगे। हमने जिससे सोचा था कि हम एक परिवार का हमारा सदस्य मुख्यमंत्री होगा, हमारे परिवार का एक सदस्य डीएम होगा, एक एसडीएम होगा, कुछ वकील होंगे, कुछ नीचे के कर्मचारी होंगे और कुछ एमएलए होंगे, जो भी होगा एक हमारे ही परिवार के तो लोग होंगे। और जब एक ही परिवार के लोग होंगे, सब परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। परंतु ऐसा नहीं है, इस परिवार में तो कुछ ऐसे लोग आ गए हैं, जो उस परिवार को बर्बाद करने में तुल गए हैं। हमारी ज़मीनों को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे क्योंकि घर में हो जाते हैं ना कुछ बच्चे ऐसे। तो आपने भी देखा होगा कई कोई परिवार में आप देखते हैं कि यार उसके कई ऐसा लड़का हो गया कि माँ-बापों की जोड़ी पूँजी खत्म कर दी। अब ये कर रहा है जो बाप-दादा ने जोड़ा था वो भी खत्म कर दिया। तो हमारे साथ भी ऐसे ही हो गया है, कुछ ऐसे ही हो गया है ये। आप लोगों को ऐसा लगता नहीं है क्या? आप लोग खुद समझिए कि क्या ये अगर बचाना है पहाड़ को, हमारे लोग मान लिया अच्छा अच्छी बात है प्लान करते हैं बेहतर ज़िंदगी के लिए, पर जब तो नौकरी करने के बाद रिटायर हो जाते हैं, जब उनको उनको रिटायरमेंट हो जाता है तो वो मुश्किल में फँस जाते हैं, चाहते हैं अपने पहाड़ जाएँ। तो परंतु क्या वो वहाँ पर अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं, वहाँ पर जंगली जानवरों के आतंक आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि अभी 5 साल के बच्चे को उसके माँ के सामने उठा दिया। एक 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा क्रिकेट खेल के घर आ रहा था, तो उसे बाघ ने उठा के खा लिया। और ऐसे ही एक बच्चा कोई अपने बाज़ार से घर को आ रहा था, उसे उसने बाघ ने उठा लिया। और शोर ने एक अध्यापक अपने स्कूल में जा रहा था, तो रास्ते में शोर ने मार दिया उसको, हाथी ने मार दिया। तो इस तरीके रोज़ खबरें आ रही है, तो फिर क्या दहशत फैली नहीं है, भरोसा जगा ही नहीं पा रहे हैं। अब ये ज़िम्मेदारी किसकी है कि रिवर्स प्लान करें, ये ज़िम्मेदारी सरकारों की है, विश्वास जब बढ़ाएँ लोगों का कि आप आइए और पहाड़ में संभावनाएँ बहुत हैं, आपकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी हमारी है, आपके स्वास्थ्य की ज़िम्मेदारी हमारी है और आप यहाँ आइए, हम आपको सारी सुविधाएँ देंगे, आप अपने घरों में रहिए और जो पशुओं से सुरक्षा, जंगली जानवरों से, जो आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है या फिर जो आपके छोटे नौनिहाल हैं, उनकी शिक्षा की बात है या फिर परिवहन की बात है, ये सुविधाएँ हम देंगे, आप आइए। ये कॉल किसने देनी है? ये कॉल तो सरकारों ने देनी है। आज लोग गैरसैंण में गए हैं, बड़ी मुश्किल से गैरसैंण पहुँचे हैं क्योंकि पहाड़ 26-27 जून से जब से मानसून ने दस्तक दी है, तब से लगातार वहाँ की नदियाँ उफान पे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है और बड़ा नुकसान हो रहा है, कई गाँव के गाँव दब रहे हैं। इस बीच ये जो कॉल थी गैरसैंण जाने की, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती को पार करते हुए, वो नदी-नालों को पार करते हुए, हज़ारों की संख्या में अगर लोग गैरसैंण पहुँचे हैं, तो ये सरकारों को भी समझना चाहिए और आप और हम सब लोगों को समझना चाहिए कि अगर लोग गैरसैंण गए हैं ये सारी चुनौतियों के बावजूद, ये गैरसैंण इस आज की डेट में गैरसैंण पहुँचना अपने जान को रिस्क में लेना है के बराबर है क्योंकि आपने सुना होगा कि नदी नालों में वहाँ गाड़ियाँ भी बह जा रही हैं। कहाँ से पहाड़ खिसक कर गाड़ी दब जाए कोई भरोसा नहीं है। तो उसके बाद भी अगर लोग हज़ारों लोगों ने हिम्मत जुटा के गैरसैंण पहुँचे हैं, अलग राज्य की अलग उसकी बात कर रहे हैं, भू कानून की बात कर रहे हैं, सशक्त भू कानून की या मूल निवास की बात कर रहे हैं, गैरसैंण राजधानी की बात कर रहे हैं, साथ-साथ और चकबंदी की बात हो रही है, तो फिर इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर कोई मामला सीरियस तो मामला होगा, इस बात को सोच के तो गंभीरता से इस चीज़ को लीजिए। तो हमारी तो ये ही मतलब प्रार्थना है या रिक्वेस्ट है सरकार से कि जो आज का दिन है, अगर आप शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मन से दे रहे हैं और आपकी कृतज्ञता है उनके जो उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी, उसके प्रति आप कृतज्ञ हैं, जागरूक हैं, तो उनके सपनों का उत्तराखंड बनाइए और तभी ये चीज़ लगेगा कि आप इस मामले में गंभीर है। नहीं तो क्या है कि आज आया 1 सितंबर, कल आएगा 2 सितंबर, मंसूरी में श्रद्धांजलि हो जाएगी और ऐसे 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर रामपुर चौराहे पर श्रद्धांजलि हो जाएगी और फिर क्या है, जो मरना था उसने वो मर गया और राजनीति ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा। तो आपको आपकी इन सब चीज़ों में क्या राय है? क्या होना चाहिए? राजनीति में आप क्या सोचते हैं कि क्या चकबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या हमारा भू कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सशक्त भू कानून? ताकि वहाँ पर बाहर के लोग जो घूम आते हैं, वो क्या कर रहे हैं ज़मीन पर एक वो 2 नाली ज़मीन ले रहे हैं और 20 नाली कब्ज़ा कर ले रहे हैं और उसके बाद जो तुम लड़ते रहो, उस वही हाल हो रहा है वहाँ पर भू माफिया तो हावी है ही है। अब वहाँ पर मूल निवास की समस्या हो गई है, वहाँ की नौकरियों पर बाहर के लोग फर्जी सर्टिफ़िकेट से नौकरियाँ हासिल कर रहे हैं। अभी एक जो एडीआर की रिपोर्ट आई है सामने, मैंने उसका एक वीडियो भी डाला है, उसमें केवल शिकायत की, लोगों को शक हुआ कि ये पोस्ट गलत आदमी दे रहा है, इसलिए आरक्षण के अंदर नहीं आता है। तो जैसे 1084 शिकायत आई पिछले 8-9 सालों में और उन केवल उन्हीं पे जाँच हुई। और अभी तक बता रहे हैं कि करीब बाकी की जाँच चल ही रही है, कोर्ट में भी केस चल रहे हैं, परंतु अभी तक करीब 92 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। तो फर्जीवाड़ा तो इतना बड़ा हो रहा है, जात सर्टिफ़िकेट फर्जी बन रहे हैं, आपके उम्र के सर्टिफ़िकेट फर्जी बन जा रहे हैं, विकलांगता के सर्टिफ़िकेट फर्जी बन जा रहे हैं, तो निवास का तो क्या है? तो वहाँ पर वहाँ के जो जिन्होंने राज्य की लड़ाई ली, जिन्होंने ये सोचा था कि राज्य बनेगा तो हमको यहाँ पर नौकरियाँ मिलेंगी, हम खुशहाल होंगे, तो उनके तो सपनों को धक्का लग रहा है। तो ये मूल निवास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये भी राय आप लोगों को आप अपनी टिप्पणी में लिखें। और बाकी चकबंदी चकबंदी अगर होती और तो क्या होता कि तुम कहीं भी रह रहे हो,
और वहाँ से क्या करते तुम अपने चक के अंदर काम अपने हिसाब से करते। जो जंगली जानवरों का उसको बचाव करना है, बंदरों से या ऊपर चिड़ियों से बचाव करना है अपने खेतों का, वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था करनी है, पानी रिजर्व करना है, तो ये तुम खुद कर लेते। परंतु अब सरकारों ने तो एक ऐसी स्थितियाँ पैदा कर दी हैं कि वो चकबंदी नहीं, हमारी छिपरी खेती है। अगर तुम्हारे 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 अपने खेत के लिए तुम करते भी हो, तो आस-पास तो लोगों के खेत हैं। अब लोग इसीलिए वहाँ पर खेती भी नहीं कर रहे, कि खेती तो बच ही नहीं पा रही है। और दूसरी ओर सरकार कह रही है कि अगर खेती नहीं होगी इतने साल तक, तो ज़मीन सरकारी हो जाएगी। तो भैया तुमने तो एक गेम खेला है कि खेती वहाँ हो ना सके। भाई सरकार ने अपनी जवाबदेही, अपनी जो ज़िम्मेदारी सरकार को निभानी चाहिए कि यहाँ का युवा यहाँ रुके, यहाँ के लोग चले भी गए तो वापस रिटायरमेंट होके यहाँ पर आएँ, या फिर यहाँ की जो खेती बंजर हो रही है, वो आबाद हो, ताकि ऐसे चीज़ें हम बनाएँ। चकबंदी करते तो अपने आप आबाद हो जाती, तो वो तो करना नहीं है। तुम तो चाहते ही नहीं हो इससे, कि इससे तो साफ ज़ाहिर होता है। अब चकबंदी का एक और सॉल्यूशन हो सकता है कि लोग, जितने भी जागरूक लोग हैं हमारे यहाँ पर, हर गांव की अपनी अपनी कमेटियां होती हैं जो प्रवास में रहते हैं, एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, चाहे गांव के भूमिया का मंदिर हो, चाहे देवी का मंदिर हो, चाहे रामला कमेटी हो, चाहे होली कमेटी हो, चाहे उनकी गांव की अपनी कमेटी हो, कोई भी बाल संघ या किसी के नाम पर, तो हर गांव की कमेटियां होती हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का है, सबके अपने व्हाट्सएप ग्रुप हैं। तो मैं एक निवेदन है आप सब लोगों से, आप कोशिश कीजिए कि अपने गांव के लोगों के बीच में चकबंदी का एक मुहिम चलाइए, एक जनता अपनी तरफ से चकबंदी करे, क्योंकि अब भूमाफिया वहाँ पर खतरनाक ढंग से जाल बिछा रहा है। वो क्या कर रहा है कि मेरी जमीन भी खरीद रहा है, मैंने बेच दी, उसने देखा पड़ोस में उसकी जमीन है, उसको भी खरीद दे रहा है, वो देख रहा पड़ोस में उसकी जमीन है, उसकी भी खरीद रहा है। अगर उसमें से एक बच्चा एक कह रहा है कि मैं तो अपनी जमीन नहीं बेचूंगा, तो वो चारों तरफ से जमीन घेर रहा है, कहा कह रहा है कहाँ से जाएगा अपनी जमीन, तेरी जमीन में खरीद ले लेते। तो वो जबरदस्ती फिर वो कह रहा है मेरी जमीन ये दूंगा, या खाली जगह मोल लेने से अच्छा चलो अपनी जमीन जो जो औने पौने भाव में वो बेच दे रहा है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अब एक विकल्प बचा है, क्योंकि सरकारें तो बिल्कुल निकम्मी हो गई हैं, उन्हें कुछ नहीं करना है, वो बड़े बड़े लेक्चर दे सकते हैं और केवल बरगला रहे हैं। पर जनता को क्या करना है, जनता ये कर सकते हैं, जब हम लोग 10-10 रुपया 20-20 रुपया चला करके इकट्ठा करके वहाँ 12 तक के स्कूल बना सकते हैं। अपने ग्राम सभा में दरी जड़ वो जो हमको सामान चाहिए होता है किसी भी कार्यक्रम के लिए, वो पूरा जोड़ सकते हैं, गाँव के मंदिर बना सकते हैं, बड़े-बड़े काम कर सकते हैं। तो ये तो एक छोटा-सा काम है कि हम आपस में मिलकर ज़मीनों का आपस में एक-दूसरे के साथ अदला-बदली करके इकट्ठे-इकट्ठे ज़मीनें बाँट लें अपने गाँव की, कि जिसकी जितनी ज़मीन है, पटवारी के साथ मिल के, जिसके पास जितनी ज़मीन है उसको उतनी ज़मीन एक जगह दे दें, और उस जगह में जितनी की ज़मीन आती है जहाँ उसको देते हैं, उसके नाम पर ट्रांसफ़र कर दें। वैसे ही दूसरे के नाम पर जहाँ जितनी ज़मीन आती है वो सारी ज़मीन उसके नाम पर ट्रांसफ़र कर दें। ऐसे एक पूरा वहाँ पर सिस्टम चलाएँ और इस तरह का एक माहौल बनाएँ कि सरकार मत करे, हम खुद ही चकबंदी करें। क्योंकि सरकार को तो कुछ नहीं करना, होने वाला भी होगा तो दूसरे एक पेड़ चढ़ा देंगे, जैसे उत्तराखंड आंदोलन में कह दिया कि भई तुम अगर राज बन भी जाएगा, सब कुछ कह लोगे, अगर नमक कहाँ से लाओगे? तो ये तक की बातें करने वाले लोग वहाँ बहुत हैं। कैसे इस राज्य को चलाओगे? अगर सब कुछ तुम्हारे यहाँ होता भी, अगर अभी के तर्क दिए कि हमारे पास ये इतना साधन है, उतना, बाद में कहा कि नमक कहाँ से लाओगे? भई नमक तो उत्तर प्रदेश भी बाहर से लाता था ना, परंतु कहना है, भड़काना है पब्लिक को। तो वही बाद में कह दिया जब ये सारी चीज़ों का हो गया, भई तुम तो गढ़वाल अलग ओरिजिन है, उनकी कल्चर अलग है, उनकी भाषा अलग है, कुमाऊँ अलग है, तराई अलग है, पर कल की डेट में राजधानी का मुद्दा आएगा तो राजधानी कहाँ बनाओगे? तो इनके पास, जिनको काम नहीं करना है, उनके पास बहुत से तर्क हैं कि काम कैसे नहीं हो, परंतु काम करने वाले के पास एक ही तर्क है, काम करना है और हर हाल में करना है। तो इसलिए चकबंदी के लिए भी एक ऐसा मुहिम बनाओ कि अपने उस गाँव का एक एरिया रहो, उस एरिया में जितने भी भू-स्वामी हैं, सब मिल लें और उस पूरे ज़मीन का, जिसके पास जितनी ज़मीन है, उसको उतनी ज़मीन देने का एक वो बनाओ। अगर हाँ, किसी के हिस्से तालाब ज़मीन आती है, किसी के हिस्से उबरार ज़मीन आती है, तो उसका भी एक फॉर्मूला तय करो कि भाई तालाब के बदले उबरार कितना मिलेगा, या उबरार के बदले तालाब कितना कम मिलेगा। और ये इसके सरकारी पैमाने जो है, उसका एक सरकारी रेट भी है, जो रेवेन्यू वैल्यू है, जो सरकार ने तय करी है कि उबरार का रेट ये होगा और जो तालाब का रेट ये होगा। या तो फिर जब उसको तुम बाँटते हो तो उसकी एक रेवेन्यू वैल्यू निकालो, तेरे पास इतनी ज़मीन है, इतनी उबरार है, इतनी तालाब है, कुल उसकी कॉस्ट इतनी है। अब तेरे को इतनी कॉस्ट की ज़मीन देनी है, अगर तू तालाब में लेगा तो इतनी कॉस्ट की इतनी ज़मीन मिलती है, अगर तुम उबरार में लेते हो तो इतनी कॉस्ट की इतनी ज़मीन बनती है, अगर तुम दोनों मिक्स लेते हो तो इतने में इतना उबरार हो जाएगा और इतना तालाब की हो जाएगी। तो इस तरीके का एक फॉर्मूला कोई ना कोई आपस में ही गाँव वालों को तय करना होगा और आपस में ज़मीन एक-दूसरे को ट्रांसफ़र करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, तभी हमारी वहाँ पर जो खेती है बच सकती है, हमारे गाँव बच सकते हैं। और मेरे पास ऐसे का काफ़ी उदाहरण हैं जो इस देश से बाहर के भी, इस देश के अंदर भी ऐसा काफ़ी हो रहा है, जहाँ पर हरियाणा को ही हम अगर ले लें, तो हरियाणा ने भी चकबंदी के बाद बहुत ज़बरदस्त काम किया, चाहे वो डेयरी के क्षेत्र में हो। आज दूध में हरियाणा कितना उत्पादन दूध का कर रहा है। हमारे उत्तराखंड में बहुत संभावनाएँ हैं दूध के लिए, क्योंकि वहाँ चारागाहों की कमी नहीं है, जंगल बहुत है, पानी की कमी नहीं है और ज़मीन की कमी नहीं है। और ज़रूरत है कि वहाँ पर एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए। और इसी तरीके के जो हर्बल्स की बात हो रही है, ऊर्जा प्रदेश की बात होती है, पनबिजली छोटी-छोटी योजना की बात होती है, सोलर एनर्जी की बात होती है, जिस भी क्षेत्र में करो, उत्तराखंड बहुत आगे निकल सकता है, बशर्ते सरकारें उस ओर कदम बढ़ाएँ। पर सरकार की नज़र तो बड़े-बड़े पूंजीपतियों के पास है, ताकि वो उनको मोटी रकम दे सकें चुनाव लड़ने के लिए। बस एक फ़ॉर्मूला वहाँ पर चल रहा है कि बड़े उद्योगपति को अगर हम यहाँ पर
लाएंगे तो वो हमें बड़ा कमीशन देगा, और वहाँ के लोगों के लिए काम करेंगे तो सरकार को खर्च करना पड़ेगा, बदले में उनको जो चंदा है, और धंधा वाली बात है, उसमें जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो चंदे में थोड़ा पिछड़ रहे हैं, उनको धंधा चाहिए, चंदा तो नहीं चाहिए। तो यही कारण है कि उसी वजह से वहाँ पर जो उदासीनता है सरकारों में, तो इन चीज़ों को लोगों को आगे आकर करना, ठीक करना पड़ेगा। और आपकी क्या राय है इन सब में? आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखें और अपनी राय देते रहें, वीडियो शेयर करते रहें, और इस मुहिम को और तेज करें, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी मिले तो उसके लिए वीडियो को शेयर भी करते रहें।